ईरान के साथ जंग के 33वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 से 3 सप्ताह में जंग के खत्म होने की संभावना जता दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के सुरक्षा के सवाल पर कहा कि वो हमारे लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना फ्रांस सहित उन देशों की जिम्मेदारी है जो इस पर निर्भर करते हैं। ईरान के खिलाफ जंग में मदद न करने वाले यूके और फ्रांस पर ट्रंप का गुस्सा भड़का है। ट्रंप ने ईरान पर हमले के लिए एयर स्पेस के यूज से रोकने वाले देशों को फटकार लगाई है। ट्रंप ने कहा कि हमसे दगाबाजी करने वाले देश अब फ्यूल के लिए तरस रहे हैं। उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो खुद हॉर्मुज की जंग में उतरे या हमसे तेल खरीद ले। वो अमेरिका से किसी भी मदद की उम्मीद न करें। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के 33वें दिन इजरायली पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ईरानी शासन के खिलाफ अभी इजरायल का अभियान खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इजरायल और अमेरिका आतंक के उस शासन को कुचल रही हैं जो अमेरिका और इजरायल की मौत का दावा करता था। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी साफ कर दिया है कि ईरान सीजफायर के लिए सहमत नहीं है और पूरे क्षेत्र में जंग की समाप्ति चाहता है। अरागची ने कहा है कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के मैसेज मिलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समझौते के लिए बातचीत चल रही है। ईरान के उत्तर पश्चिमी शहर जंजान में एक शिया मस्जिद पर अमेरिका और इजरायल ने जबरदस्त हवाई हमला किया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इजरायल के हमले में मस्जिद के कई हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचा। हवाई हमले में मस्जिद की प्रार्थना हॉल हुसैनिया में भीषण आग लग गई। हालांकि रेस्क्यू टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए वहां मौजूद ज्यादातर लोगों को बाहर निकाल लिया और तेजी से फैल रही आग पर भी काबू पा लिया है। इजरायली सेना ने पिछले 24 घंटे में ईरान के अलग अलग हिस्सों में 230 से ज्यादा हमले करने का दावा किया है। इजरायली वायुसेना के मुताबिक हवाई हमलों में खास तौर पर तेहरान के आसपास के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया। इजरायली वायुसेना ने तेहरान पर हमले का वीडियो भी जारी किया, जिसमें तेहरान के एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाते हुए दिखाया गया है। इजरायल का हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में लगातार हमला जारी है। इजरायली वायुसेना ने राजधानी बेरूत में एक इमारत पर बमबारी कर उसे जमींदोज कर दिया। इजरायली वायुसेना ने इमारत को खाली करने की चेतावनी जारी करने की महज 1 घंटे के अंदर ही बमबारी की और देखते ही देखते इमारत के परखच्चे उड़ गए। आसमान में धुएं का गुबार फैल गया और इमारत का मलबा दूर दूर तक बिखर गया और पलक झपकते पूरी इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने बीती शाम जोरदार हमला किया। बेरूत के सबर्बन इलाके में जना एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि 2 अलग अलग हमलों में हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर और कुछ बड़े नेताओं को मार गिराया गया है। हालांकि अभी तक लेबनान की तरफ से मारे गए लोगों की तादाद की पुष्टि नहीं की गई है। जंग के बीच ईरान ने अब 18 अमेरिकी कंपनियों पर हमले की धमकी दे दी है। IRGC ने कहा है कि आज शाम 8 बजे से अमेरिकी कंपनियों के ठिकानों पर मिसाइल मारेगा और यहां काम करने वाले कर्मचारियों से तुरंत दफ्तर छोड़ने को कहा है। ईरानी सेना ने गूगल, मेटा, एप्पल, HP और टेस्ला समेत कई कंपनियों पर हमले की चेतावनी दी है। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले में 132 से ज्यादा प्राचीन सांस्कृतिक केंद्रों को नुकसान पहुंचा है। यूनेस्को के मुताबिक हमले में तबाह हुए ऐतिहासिक स्थानों में कई महल और एक प्राचीन मस्जिद शामिल है। यूनेस्को के स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक खुर्रमाबाद घाटी के पास 5 प्रागैतिहासिक गुफाएं और एक रॉक शेल्टर भी शामिल है, जो 63,000 साल ईसा पूर्व के मानव कब्जे के साक्ष्य हैं। पीएम मोदी आज असम का चुनावी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री देपाजी जिले और बिस्वनाथ जिले में 2 जनसभा करके बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे और वोट मांगेंगे। पीएम मोदी की पहली जनसभा सुबह 11 बजे धेमाजी जिले के गोगामुख में होगी, जबकि दूसरी जनसभा दोपहर 1 बजे बिस्वनाथ जिले में होगी। पश्चिम बंगाल में फॉर्म 6 जमा करने की आज आखिरी तारीख है। हालांकि फॉर्म 6 जमा करने पर टीएमसी और बीजेपी के बीच घमासान जारी है। कोलकाता में चुनाव आयोग के ऑफिस के सामने बीजेपी और टीएमसी समर्थक आपस में गए। मारपीट की घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सेक्शन में नजर आई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 200 साल पुराने मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। मंदिर में रखे देवी देवताओं की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। घटना की जानकारी के बाद लोगों में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है।
देश में आज से जनगणना का पहला चरण शुरू होने जा रहा है और इस चरण में मकान और परिवार की जानकारी ली जाएगी। इसके लिए सरकार ने 33 प्रश्नों का एक सेट जारी किया है। देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी और पहली बार ही सेल्फ इन्यूमरेशन का ऑप्शन भी होगा। सेल्फ इन्यूमरेशन एक वेब पोर्टल के जरिए होगा जिसमें लोग सर्वे से पहले अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। आजादी के बाद की ये 8वीं जनगणना होगी। इसमें 30 लाख इन्यूमरेटर्स, सुपरवाइजर और अधिकारी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में बच्चों का भविष्य संवारने के लिए योगी सरकार आज से बड़ा कदम उठाने जा रही है। 1.5 लाख से ज्यादा ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सरकार आज से स्कूल चलो अभियान का आगाज करेगी। 2026-27 में यह अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा। पहला चरण 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, दूसरा चरण 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री और जरूरी शिक्षा से जोड़ने पर विशेष जोर रहेगा। उत्तर प्रदेश में मदरसों में चल रही अनियमितताओं के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में मिड डे मील योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और धांधली के आरोप लगे हैं। इस पूरे मामले का खुलासा अखिल भारतीय पसमानदा समाज मंच की शिकायत के बाद हुआ। उनका कहना है कि कई मदरसों में मिड डे मील योजना के तहत मिलने वाले राशन और फंड का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो रहा। कागजों में बच्चों की संख्या बढ़ाकर दिखाई गई है। सरकार धन का दुरुपयोग किया गया है। तो वहीं सरकार ने 558 लोगों के बारे में भी बात कही है। मलयालम फिल्म डायरेक्टर रंजीत को एक उसके यौन उत्पीड़न की कोशिश के आरोप में इडुक्की जिले के टोडुपुजा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक एक्ट्रेस ने बताया कि रंजीत ने एक फिल्म सेट पर उसके यौन उत्पीड़न की कोशिश की थी। डायरेक्टर रंजीत के खिलाफ 4 धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। टोडुपुजा से कोच्चि लाए जाने के बाद पुलिस ने एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में रंजीत का मेडिकल करवाया है। महाराष्ट्र के नासिक में अशोक खरात के बेटे हर्षवर्धन खरात को एसआईटी ने हिरासत में ले लिया है। यौन शोषण मामले में गिरफ्तार है अशोक खरात। मामले को लेकर हर्षवर्धन खरात से पुलिस की टीम पूछताछ करेगी। एसआईटी की टीम को घर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद जवानों ने दूसरे घर का दीवार फांदकर हर्षवर्धन को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद हर्षवर्धन को लेकर महाराष्ट्र पुलिस अकेडमी वो ले गए। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। गांदरबल के जंगल में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर आ रही है। आतंकियों की जानकारी के बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर दी। जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही है। पंजाब के लुधियाना में जोधा गांव में तेज धमाके के बाद एक इमारत गिर गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। 2 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फैक्ट्री में धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में माचिस बनाई जाती थी, तभी अचानक आग लग गई। फैक्ट्री में रखे सिलेंडर में धमाके से बिल्डिंग गिर गई। महाराष्ट्र के जलगांव में पेट्रोल पंप पर अवैध तरीके से पेट्रोल डीजल भरने की तस्वीर वायरल हो रही है। पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों ने तस्वीर को कैमरे में कैद कर लिया। 500 लीटर के टैंक में पेट्रोल पंप कर्मचारी धड़ल्ले से तेल भरता नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के बुलंदशहर में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया है। आग लगते ही फैक्ट्री से उठने लगी ऊंची ऊंची लपटें। फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। यूपी के संभल में मामूली कहासुनी के बाद जमकर हंगामा हो गया। दोनों तरफ से खुलेआम लाठी डंडे चले। दरअसल कब्रिस्तान से लौट रहे लोगों पर दबंगों ने हमला कर दिया। पुराने रंजिश की वजह से लोगों ने मारपीट की। मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर 7 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के बरेली में एक घर पर हमला करने का मामला सामने आया, जहां एक समुदाय के लोगों ने घर पर जमकर पथराव किया। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं आरोपियों ने पीड़ित परिवार के साथ गाली गलौज के बाद पत्थरबाजी के दौरान सड़क पर अफरा तफरी मच गई। इस बीच सड़क पर जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मारपीट के बाद आरोपी फरार है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 9 माओवादियों ने सरेंडर कर दिया। सभी पर 30 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए गए। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नक्सलवाद खत्म करने के लिए तय की गई डेडलाइन के दिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है। वहीं पुलिस के अनुसार सरेंडर करने वालों में 3 एरिया कमेटी स्तर के सदस्य शामिल थे। बताया जा रहा है कि अभी भी 6 नक्सली फरार हैं।
एनएसजी में डिप्टी कमांडेंट के पद पर कार्यरत रवि कुमार राय शर्मा ने यूपी पीसीएस में सफलता पाकर अपने गांव शेरपुर खुर्द का नाम रोशन किया है। उनकी रैंक 64वीं है और उनका चयन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए हुआ है। इसके पहले 2015 में आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर इनका चयन हुआ था। रवि कुमार वीवीआईपी सुरक्षा में मुख्य सुरक्षा अधिकारी भी रहे हैं। अब विदेशों की तरह पंजाब में भी कंप्लेन करने पर सिर्फ 6 मिनट में मदद मिलेगी। सीएम भगवंत मान ने पंजाब पुलिस को 508 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल सौंपे। राज्य के सभी 28 जिलों में इनकी तैनाती रहेगी। 112 पर डायल करने पर मदद मिलेगी। सीएम मान ने कहा कि हमने आधुनिक पुलिसिंग व्यवस्था पर जोर दिया है। पिछले 4 साल में इसके लिए 300 करोड़ से ज्यादा का फंड जारी किया गया। आपको बता दें कि इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल में डेटा टर्मिनल से लेकर जीपीएस ट्रैकर तक मौजूद है। इससे तुरंत मदद मिलेगी। इजरायली संसद नेसेट में इजरायलियों की हत्या के दोषी फिलिस्तीनियों की मौत की सजा को मंजूरी दिए जाने के खिलाफ यरूशलेम में लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। नेसेट के नए कानून के मुताबिक इजरायली की हत्या के दोषी फिलिस्तीनी की मौत की सजा अनिवार्य होगी। हालांकि विशेष परिस्थिति में जज के सामने आजीवन कैद का विकल्प होगा। प्रदर्शनकारियों ने नेसेट के फैसले को शर्मनाक बताया। इजरायली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। रूस के नीज हनीका मस्क में एक केमिकल प्लांट में आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 72 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। शुरुआती जांच के मुताबिक केमिकल प्लांट में तकनीकी खराबी की वजह से जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते प्लांट में आग लग गई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। यूरोप के इस सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट में सिंथेटिक रबर और प्लास्टिक सहित 120 से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल और उत्पादन किया जाता है। अमेरिका की एक अदालत ने ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने व्हाइट हाउस के बॉलरूम में के निर्माण के सस्पेंड करने का आदेश दिया। कोर्ट ने एक संगठन की याचिका को मंजूर कर दिया है और ट्रंप के व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट को 14 दिन के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया। कोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के प्रबंधक है, मालिक नहीं। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को फैसले के खिलाफ अपील करने की इजाजत दी है। लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज लखनऊ में आईपीएल 2026 का 5वां मुकाबला खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आईपीएल में 7 बार लखनऊ और दिल्ली का सामना हुआ, जिसमें 4 बार दिल्ली और 3 बार लखनऊ को जीत हासिल हुई। पिछले 4 मैचों में दिल्ली ने 4 बार लखनऊ को शिकस्त दी है। ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ का प्रदर्शन खास नहीं रहा है। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 सीजन का जीत के साथ आगाज किया। आईपीएल के चौथे मुकाबले में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से शिकस्त दी। पंजाब किंग्स की तरफ से कूपर कॉर्नली ने 44 गेंद में नाबाद 72 रन की तूफानी पारी खेली। पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 163 रन का टारगेट दिया था, जिसे पंजाब ने आखिरी ओवर की पहली बॉल में ही हासिल कर लिया। विजय कुमार वैशाख ने 3 और युजवेंद्र चहल ने 2 विकेट लिए। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने अमेरिका की लिली झांग को 3-2 से शिकस्त दी है। इस जीत के साथ मनिका मकाऊ में आईटीटीएफ टेबल टेनिस विश्व कप के नॉकआउट में जगह बनाने की रेस में बनी हुई है। जापान की मीवा हारीमोटो से अपना पहला मैच हारने के बाद मनिका ने शानदार वापसी की है, तो वहीं श्रीजा अकुला अपने पहले मैच में पुर्तगाल की फूयू से 1-3 से हार गई है। श्रीजा का आज चीन के खिलाड़ी वांग मान्यू से मुकाबला होगा।